Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are diving into the topic of depreciation. सबसे पहले मैं आपको आसान शब्दों में depreciation का मतलब समझाऊंगा एंड उसके बाद फिर हम हमारे टेक्स्ट बुक का जो theoretical टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे. So let's take one example. समझो 2015 में मैंने एक कार परचेस की थी जिसकी वैल्यू थी 1 करोड़ रुपीज. ठीक है. अभी मुझे 2025 में एक न्यू कार परचेस करनी है, तो मैंने क्या सोचा, ये जो ओल्ड कार है ना वो मैं बेचूंगा. तो सपोज आपको ये कार लेनी है, तो मुझे बताइए कि आप ये कार, सेम कार जो मैंने 2015 में 1 CR को खरीदी थी, आप वो 1 करोड़ रुपीज में लोगे क्या मेरे से? ना सर, हम तो नहीं लेंगे. क्यों यार? देखो, सबसे पहले तो मैंने यूज की है कार, 10 साल मैंने यूज की है ये कार, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वियर एंड टीयर, टेक्निकल लैंग्वेज में. ठीक है. दूसरा, सर पैसेज ऑफ टाइम, मतलब 10 साल कार आपके पास थी, अभी 10 साल के बाद कार कैसी होगी, उसकी कंडीशन कैसी होगी, सर हमें तो पता नहीं. यस. दूसरा क्या? पैसेज ऑफ टाइम. सर तीसरा, आपने जब 2015 में कार परचेस की थी तो उस टाइम टेक्नोलॉजी अलग थी, उतने फीचर्स नहीं होंगे शायद से. अभी के टाइम अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है और फीचर्स आ गए, तो हम आपको 1 CR क्यों दे जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई? आपके कार में वो फीचर्स नहीं है जो हमें चाहिए. यस, ये भी आपका सही है. टेक्नोलॉजी तो मतलब क्या? आप क्या बोलना चाह रहे हो कि सर हम आपको 1 CR तो नहीं देंगे, तो कितना दोगे यार आप? चलो 80 लैक्स लो सर, 70 लैक्स लो, 60 लैक्स लो. मतलब इसका मतलब क्या है कि आप मेरे को 1 CR जो कि ओरिजिनल कॉस्ट थी एसेट की, वो आपने मुझे पे नहीं की. आप क्या बोले? इससे तो कम ही में लेंगे हम. तो इसको ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रिसिएशन. क्या बोलते हैं हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में? डेप्रिसिएशन. इसका मतलब क्या होता है सर? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. आया क्या समझ में आपको अच्छे से? इसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. ठीक है. चलो अभी हम आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट दिया है वो अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. द वर्ड डेप्रिसिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेप्रिटम विच मीन्स रिडक्शन. डेप्रिसिएशन कौन सा वर्ड है सर? डेप्रिटम, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिडक्शन. एवरी बिजनेस कंसर्न एक्वायर्स सम फिक्स्ड असेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटी. आपको पता है कि हर बिजनेस में कोई ना कोई फिक्स असेट्स तो होते ही. जो फिक्स असेट्स यूज क्यों करते हैं? ट्रेडिंग एक्टिविटी में. दीज असेट्स आर परचेस्ड फॉर बिजनेस विद इंटेंशन ऑफ परमानेंट यूज. उस असेट्स परचेस करने का इंटेंशन क्या होता है? हम परमानेंट उसको यूज करेंगे हमारे बिजनेस में. जो वर्किंग लाइफ होती है फिक्स असेट्स की, एक्सेप्ट लैंड, डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. सारे जो फिक्स असेट्स होते हैं आपके, उसकी जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती है लैंड छोड़ के. ठीक है. लैंड की वैल्यू तो हमेशा अप्रिशिएट होती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. सो देखो, अभी डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या दिया है. डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज श्रिंकेज, मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. क्यों हो रहा है सर रिडक्शन एसेट के वैल्यू में? ड्यू टू वियर एंड टियर, जो आपको अभी समझाया था मैंने कार के एग्जांपल में. दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम. तीसरा, ऑब्सोलेंस, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन का मतलब पता चला. डेप्रिसिएशन कौन से एसेट्स पे चार्ज करते हैं हम? फिक्स्ड एसेट्स पे हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है. करंट एसेट्स पे कभी भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते. नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो, कुछ लोगों ने आपको डेफिनेशंस दी. आपको ये अगर रीड करना है तो करो, या तो मत करो यार, आपको ये एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं. ठीक है, तो छोड़ दो. अभी हम नोट पढ़ेंगे. लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड. यस, ये तो अपने को पता है. मेनी टाइम्स इट इज अप्रिशिएटेड. मोर ओवर द एरिया ऑफ लैंड नाइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर. हम हमारे बिजनेस के जितने भी फिक्स असेट्स है उन फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करेंगे, वेदर द बिजनेस कंसर्न इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग अ लॉस. बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. डेप्रिसिएशन आपको हमेशा हर साल चार्ज करना होगा.
नेक्स्ट पॉइंट अभी आपको दिया है कि डेप्रिसिएशन के कॉजेस, रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको हम आसान शब्दों में बोल सकते हैं। एक तो नॉर्मल एंड नेचुरल वियर एंड टियर, मैंने आपको बताया कि यूज किया है आपने एसेट ऑब्वियसली तो उसकी वैल्यू कमी होगी। जो फर्नीचर मैंने आज परचेस किया था 10,000 रुपीज में, अगर वो मेरे को बेचना है तो कोई 10,000 में लेगा क्या यार? कोई भी नहीं लेगा। 5,000, 6,000, 7,000 में अच्छे कंडीशन में होगा तो उतना देगा, नहीं तो 2-3 हजार में तो मेरे को बिकना पड़ेगा। ठीक है। देन पैसेज ऑफ टाइम, 2015 में कार ली थी, 2025 में बेचूंगा मैं, कौन लेगा उतना सेम कॉस्ट पे। देन ऑब्सोलेंस मतलब क्या? टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है। फॉर एग्जाम्पल जो नोकिया का फोन था, समझो जब एंड्रॉयड वर्जन नहीं था तो नोकिया सबसे बेस्ट था, बटन का मोबाइल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। 2001 से 2010 के बीच में आप ऐसा पकड़ो। तो 2001 में मैंने नोकिया का मोबाइल परचेस किया था, समझो 5,000 रुपीज में। अभी उसको बेचना है 2010 में, कोई लेगा क्या 5,000 का? कोई भी नहीं लेगा। क्यों सर? एक तो नेचुरल वेयर एंड टियर आपने यूज किया है, पैसेज ऑफ टाइम 10 साल बीत गए, ऊपर से एंड्रॉयड वर्जन आ गया। अभी कौन लेगा ये ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है। नेक्स्ट डिप्लेशन मतलब क्या? वैल्यू आपका असेट का कम कम हो रहा है। देन नेचुरल कैलेमिटी के वजह से क्या हुआ है? आपका असेट को नुकसान हुआ है तो इसलिए उसकी वैल्यू कम होगी। देन इन्वेंशन, इसमें भी नोकिया का एग्जांपल एकदम फिट बैठेगा। इन्वेंशन का मतलब क्या? पहले क्या था? एंड्रॉयड सिस्टम था क्या? नहीं, पहले बटन का मोबाइल आता था। ठीक है, जिसमें इतने फीचर्स नहीं थे। तो उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन जब से आया, टच स्क्रीन मोबाइल, तो नोकिया को कोई पूछता है आज? नहीं, इन्वेंशन। ठीक है। तो नोकिया का मोबाइल अगर किसके पास होगा, उसको अगर बेचना होगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई। तो इस जो रीजन है, ये सारे आपको जो रीजन दिए उसके वजह से डिप्रिसिएशन होता है, मतलब एसेट की वैल्यू कम कम होती है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको रीड करना है तो करो, नहीं तो मैं जो नोट्स आपको अभी बना के दूंगा वो मेरे साथ लिख लीजिएगा। ठीक है। मैं समरी नोट्स आपको अभी के अभी बना के दूंगा, आपको कुछ देखने की भी जरूरत नहीं। चलो लिखो मेरे साथ, हेडिंग दो डिप्रिसिएशन। चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले लिखो मीनिंग। क्या होता है डिप्रिसिएशन का मीनिंग? चलो बोलो, लिखो। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एक्सेट्रा। ठीक है। तो मीनिंग लिख लो, चलो पटापट लिख लो मीनिंग। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट, चार्ज किसके पे करते हैं सर हम? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन हम कौन से एसेट्स पे चार्ज करते हैं? फिक्स एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ठीक है। लिख लो जल्दी से सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हर साल आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है। हर साल आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वेदर
आप प्रॉफिट कमा रहे हो या आप लॉस कमा रहे हो, ठीक है। आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस को लॉस हो रहा है, वी डोंट केयर, डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना होगा, मतलब करना होगा। ये 3 पॉइंट जल्दी से लिख लो। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या सर? कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। चलो, पॉइंट नंबर 2, कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। पांच में आपको रीजंस लिख के देता हूं, उतना भी आपने लर्न किया तो ठीक है, सारे के सारे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला तो है नेचुरल वियर एंड, ठीक है। देन दूसरा है ऑब्सोलेंस। देन तीसरा है पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंशन। और एक पॉइंट लिख लो, क्या लिख सकते हो आप? नेचुरल कैलेमिटी। एक बार ऑब्सोलेंस का स्पेलिंग देख लो यार। चलो मैं ही देख लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ने गलत स्पेलिंग गलत लिखवा दिया। OBSOLESCENCE, OBSOCESCELENC, कुछ गलत हुआ है क्या? OBSOLESCENCE, OBSOLE, ओके, OBSOLESCENCE, ऑब्सोलेंस। ये 5 पॉइंट आप लिख लो अपने बुक में। आपको आपका टेक्स्ट बुक भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा जो थियोरेटिकल कंटेंट है ऐसे ही मैं चार्ट में आपको लिखवा दूंगा। चलो लिख लिया। देन अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चार्जिंग डिप्रिसिएशन। आप जब डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आप कंसिडर करोगे? 3 फैक्टर्स आते हैं। एक तो एसेट की कॉस्ट कितनी है आपकी, दूसरा एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ कितनी है एसेट की, मतलब आपको बिजनेस में वो एसेट कितने साल यूज होगी, एंड एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या है? स्क्रैप वैल्यू। आप जो जाते हो ना भंगार की वगैरह जो दुकान होती है, आप उसमें जाते हो और क्या करते हो कि जो कुछ चीजें ऐसी होती है आपके घर में कि जो आपको यूजफुल नहीं है, तो उस भंगार वाले को आप दे देते हो, वो कुछ पैसा आपको दे देता है। वैसे ही जब आप एसेट दे दोगे ना, तो वो उसके बाद पैसा आपको कितना मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप में हम जब देंगे वो एसेट तो वो हमको कितना पैसा देगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप डिप्रिसिएशन को कंप्यूट करोगे। Historical cost of the asset represents the money spent in connection with acquisition of asset, installation or improvement thereof. हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है एसेट की, वो रिप्रेजेंट करता है क्या? मनी जो आपने स्पेंड किया है एसेट को एक्वायर करने में, इंस्टॉल करने में एंड इम्प्रूवमेंट करने में। तो देखो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या आता है? जो पैसा आपने एक्वायर करने के लिए डाला है। एक्वायर करने के लिए मतलब क्या? एसेट परचेस करने के लिए जो पैसा लगाया है। तो समझो मेरे को एक फ्रीज लेना था, मैं गया क्रोमा के शोरूम में, ठीक है, तो मैंने फ्रीज लिया, उसको दिए पैसे, तो ये एक्विजिशन कॉस्ट हो गई। अभी वो क्या करेगा बंदा क्रोमा वाला, वो टेम्पो से भेजेगा फ्रीज मेरे घर और इंस्टॉल कर देगा, तो उसकी भी कॉस्ट मेरे को देनी पड़ेगी। तो ये सब कॉस्ट ऐड होगी अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट में, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट जो है एसेट की, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? जो परचेसिंग प्राइस है, मतलब फ्रीज का जो मैंने पैसा दिया था, समझो 30,000 फ्रीज का दिया था, इंस्टॉलेशन का 5,000 रुपीज दिया था, तो ये दोनों भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, कुछ ट्रांजिट इंश्योरेंस होगा, कुछ टैक्स पे किया होगा, अनलोडिंग चार्जेस होगा, ब्रोकरेज होगा, वेजेस होगा, फिक्सेशन के अमाउंट स्पेंड फॉर रिपेयर्स, ये सारे आपके आएंगे
किसमें, इंस्टॉलेशन या तो इंसिडेंटल चार्जेस। देन यूजफुल लाइफ कितना है आपका एसेट का। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज जनरली टेकन टू बी इन द टर्म्स ऑफ ईयर्स। ईयर्स में बताओ यार कितना साल ये एसेट मेरे को यूजफुल है, मतलब 7 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स द बिजनेस शुड यूज द एसेट्स, बिजनेस एसेट्स को यूज करना टिल द बिजनेस गेट्स यूजफुल सर्विसेज, जब तक वो एसेट से आपके बिजनेस को यूजफुल सर्विसेज मिल रही है तब तक वो एसेट को यूज करो, उसके बाद फेंक दो। देन एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। 10 साल चली गई है एसेट, तो आपने क्या किया, 10 साल के बाद बेच दिया, तो जितना पैसा मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्पोजल एंड रिमूवल कॉस्ट फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स फटाफट लिख लो मेरे साथ। हेडिंग दो, पॉइंट नंबर 3, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while charging depreciation। सबसे पहला जो फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या होगा सर, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट जो है आपकी एसेट की इज इक्वल टू जो परचेस प्राइस है प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जिसको हम बोलेंगे दूसरा इंसिडेंटल चार्जेस, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2, estimated economic life of an asset। ये डिपेंड किस पे करेगा, एसेट टू एसेट, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एसेट। एंड लास्ट पॉइंट, स्क्रैप वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू at the end of its इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। ये तीनों पॉइंट अच्छे से लिख लो आप, कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट एंड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो यस बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ये नोट्स सारे मैं शेयर करता हूँ, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, तो वो ग्रुप फटाफट ज्वाइन कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सो उसको भी फायदा होगा। टाटा, बाय बाय।